चलिए, आज हम आपका इरिगेशन का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स है। इसके पहले हमने कल की क्लास में हमने टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था। उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, इसलिए मैंने आज आपको पहले पिछली क्लास के जो हम टॉपिक कवर किए थे टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसके हम कुछ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आज का टॉपिक हम अपने स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो हमने कल स्टार्ट किया था, जो हमने कल टॉपिक्स कवर किए थे टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा देख कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन, इनमें से कौन सा आपका एक इरिगेशन का मेथड नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपका एसएससी जेई 2022 में पूछा गया था, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आपके इरिगेशन से आपके बनते हैं, उतने टफ क्वेश्चन आपके इरिगेशन से नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको भी अपने बेसिक्स आपको क्लियर रखने हैं और उन्हीं को आपको बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मैं आपका इस वीडियोस के थ्रू या इस आपकी सीरीज के थ्रू मैं आपको कुछ रिवीजन ही करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने बेसिक्स को जितना अच्छा रखेंगे उतनी जल्दी आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन, इनमें से कौन सा आपका एक इरिगेशन का मेथड नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, पहला ऑप्शन आपका सरफेस इरिगेशन, दूसरा आपका सब सरफेस इरिगेशन, तीसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन, चौथा आपका इवेपोरेशन इरिगेशन। तो इवेपोरेशन इरिगेशन आपका ऐसा कोई मेथड नहीं होता इरिगेशन करने का, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है, इवेपोरेशन इरिगेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ इरिगेशन। और मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में सरफेस इरिगेशन को हम सरफेस इरिगेशन आपका होता है क्या, सरफेस इरिगेशन को डिवाइड किया था, जिसमें आपका जो वाटर का फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के माध्यम से आपका वाटर का फ्लो होता है सरफेस इरिगेशन में। सरफेस इरिगेशन को हम दो टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला आपका इसमें क्या था, सरफेस इरिगेशन का पहला टाइप क्या था, पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन। और दूसरा इसमें मैंने बताया था आपको फ्लड और इनंडेशन इरिगेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सरफेस इरिगेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सब सरफेस इरिगेशन मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल बताया था कि आपको सब सरफेस इरिगेशन का कौन सा मेथड आपका सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ड्रिप इरिगेशन जो आपका है, ड्रिप इरिगेशन आपका सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। स्प्रिंकलर इरिगेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको काफ़ी डिटेल रूप से मैंने कवर किया था कि आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर किसी कोई डाउट होता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, ड्रिप इरिगेशन को हम सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, क्या वो व्हीट क्रॉप है, क्या वो पैडी क्रॉप है, क्या वो फ्रूट या वेजिटेबल्स है, या फिर जूट क्रॉप है। देखिए, अगर हम जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर पैडी क्रॉप है तो पैडी क्रॉप के लिए हम, ठीक है, अपना चेक फ्लडिंग को ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं। चेक फ्लडिंग को हम पैडी क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम इसमें वाटर को हम एक कंट्रोल मैनर में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जी देखो, जूट क्रॉप और व्हीट क्रॉप तो आपके नहीं होंगे, व्हीट क्रॉप भी आपका नहीं होगा, जूट क्रॉप भी नहीं होगा, पैडी क्रॉप तो आपका होगा नहीं। तो सब फ्रूट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिप इरिगेशन को प्रेफर करते हैं फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल्स के लिए। क्यों प्रेफर करते हैं, अभी आपको क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, कि हम ड्रिप इरिगेशन को ही फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल्स के लिए प्रेफर करते हैं। मैंने बताया था आपको कि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर आपका डायरेक्टली रूट जोन में जाता है, ठीक है ना। वाटर जो आपका होता है इसमें डायरेक्टली आपका रूट जोन में पहुंचता है, तो इससे आपको वाटर की वेस्टेज बहुत कम होता है। और जो फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, इनको हम एज एक सीरीज में लगाते हैं, एक रो वाइज लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम इजिली या आसानी से हम अपने ड्रिप इरिगेशन को चैनल को हम बिछा सकते हैं। इसलिए हम ड्रिप इरिगेशन को मोस्टली हम फ्रूट क्रॉप्स या वेजिटेबल्स के लिए प्रेफर करते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट वाटर इफिशिएंट, इनमें से कौन सा मेथड आपका ऐसा है जिसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उससे पहला आपका बॉर्डर इरिगेशन, फरो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। मैंने बताया था कि फ्लड इरिगेशन जब होता है इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें आपका पानी का कोई कंट्रोल नहीं होता, पानी आपका फ्रीली से मूव करता है, तो इसमें वाटर का लॉसेस या आपका लाइक डीप सर्कुलेशन या रन ऑफ लॉसेस ज़्यादा होता है फ्लड इरिगेशन में। फिर एक आपको होता है फरो इरिगेशन, फरो इरिगेशन आपको फ्लड इरिगेशन से थोड़ा बेटर होता है। एक आपको होता है बॉर्डर इरिगेशन। अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो आपको जो ड्रिप इरिगेशन आपका होता है इसकी एफिशिएंसी आपकी, इसकी जो आपको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो 90% से ज़्यादा होती है ड्रिप इरिगेशन की, क्योंकि इसमें हम अपने वाटर को डायरेक्टली अपने रूट जोन में प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए वाटर को ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो पाता। और इसमें आपको टेम्परेचर की वजह से लॉसेस होते हैं, जो विंड की वजह से लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस आपके इसमें लगभग नेग्लिजिबल माने जाते हैं ड्रिप इरिगेशन में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड, स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर किस तरह से सप्लाई करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन को मैंने बताया था, कुछ मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी। उसमें मैंने बताया था कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी को सप्लाई किस तरह से करते हैं। क्या उसको हम डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट सप्लाई करते हैं, नहीं, ये तो आपका ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा इरिगेशन हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। दूसरा आपको तो ओवरहेड इज सिमिलर टू द रेनफॉल, इसको हम देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको होता है थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स, ये भी नहीं होगा, अंडरग्राउंड पाइप्स ये भी नहीं होगा।
बाय फ्लडिंग द इंटायर फील्ड, ये आपके फ्लड इरिगेशन ये भी नहीं होगा। तो ओवरहेड सिमिलर टू द रेनफॉल, हम इसमें एज एक रेनफॉल टाइप की इरिगेशन को क्रिएट करवाते हैं, जो आपकी वाटर आपका स्प्रे के फॉर्म में आपका होता है। लाइक जैसे ये आपका एक पाइप है, यहाँ एक वाल्व होगी, ठीक है ना, इसमें से वाटर आपका ऐसे बाहर स्प्रे के फॉर्म में आपका आएगा, ठीक है। वही बोला कि ओवरहेड सिमिलर टू द रेनफॉल, रेनफॉल की तरह ही हम इसमें वाटर को अप्लाई करवाते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान रहते हैं कि न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल, ऐसे कुछ नहीं है। आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप 85 में से अगर आप 80 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने पहले बेसिक्स पे अच्छे से कमांड रखिए, क्योंकि एग्जाम से हमारी बेसिक्स ही बहुत ज़्यादा गलती होती है एग्जाम प्रेशर में, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि न्यूमेरिकल करवाना है तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवा दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा या सबसे पुराना कौन सा मेथड आपका यूज किया जाता है? विच वन इज द ओल्डेस्ट, विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। क्या वो कैनाल इरिगेशन है, क्या वो वेल इरिगेशन है, क्या वो सरफेस इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन है? तो इंडिया में हम जो सबसे ओल्डेस्ट और जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज करते हैं इंडिया में, वो आपका सरफेस इरिगेशन को यूज करते हैं। इसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम जैसा मैं बताया था कि इसमें वाटर का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इसमें वाटर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत कम होती है सरफेस इरिगेशन की। हाँ, हालाँकि हम इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी पुराना मेथड है, काफ़ी मोस्ट कॉमनली आप लोग देखते ही होंगे विलेजेस में सरफेस या फ्लड इरिगेशन में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस थे प्रीवियस क्लास के, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। सीधे आपको टू द पॉइंट आपको मैथड्स पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये सारे एग्जाम जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम डेली जब भी हम अपनी कोई क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले वाली क्लास के हम टॉप 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आपकी एक बार प्रॉपर वे में आपका रिवीजन हो जाए, और आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? आगे चलते हैं हम लोग। हम्म, इस ग्राफ को समझिए आप लोग, ये बताता हूँ मैं। इस ग्राफ से क्या समझ रहे हैं देखते हैं आप लोग। आपको ग्राफ रीड करना आता है कि नहीं आता? हम्म, देखिए, इसको हम अपने एक्स एक्सिस लेके चलेंगे, इसको वाई एक्सिस लेके चलेंगे। एक्स एक्सिस में दिखाया गया वाटर कंटेंट किस तरह से वेरी कर रहा है, और वाई एक्सिस में दिखाया है रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ की रेट किस तरह से वेरी करती है जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट आपका इंक्रीज होता है। इनिशियली जब देखते हैं हम लोग, इनिशियली जब आपको वाटर कंटेंट आपका इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ भी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। एक ऐसा टाइम आता है जब अगर हम उसके आगे अगर हम वाटर कंटेंट को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, एक आपका ऐसा टाइम यहाँ से आएगा, अगर हम इसके बाद अगर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, तो जो आपकी क्रॉप की ग्रोथ की जो रेट है वो आपकी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। यही है, मतलब ऑप्टिमम ग्रोथ आपको इसी मॉइस्चर कंटेंट पे मिलेगी, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हमको ऑप्टिमम ग्रोथ हमको अचीव हो जाएगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आपका अगर वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, इफ वाटर कंटेंट इज इंक्रीज, रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ इंक्रीज, ठीक है। पहले आपका क्या होगा, रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ इंक्रीज, ठीक। बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ही आपकी क्रॉप की ग्रोथ की रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ क्रॉप ग्रोथ इंक्रीज अप टू अ लिमिट एंड देन डिक्रीज। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था कि वाटर कंटेंट के साथ आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ है कैसे वेरी करती है, ठीक है। मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक आता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे आपके रेलवे जेई के एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको पूछ लेता है कि इसमें कौन सी आपकी खरीफ क्रॉप है, कौन सी आपकी रबी क्रॉप है। ये आपका डायरेक्टली एग्जाम्पल में आप पूछ लेता है कि राइस क्या खरीफ क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है, व्हीट या पोटैटो आपकी रबी रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है, इसी खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप बोलते हैं। अब इसको हम इंडिया में किस किस टाइम पर इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप को, ये आपका अप्रैल में हम इसकी बुआई करते हैं, और लगभग सितंबर के आसपास हम इस खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये इसका एक टाइम पीरियड बन जाता है कि अप्रैल से सितंबर तक आपकी खरीफ क्रॉप या मानसून क्रॉप होती है। इसके आपके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहले एग्जाम्पल आपका राइस होती है, जिसको धान बोलते हैं। धान का इस टाइम आपका सीजन भी चल रहा है, ठीक है। राइस हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, बाजरा, कॉटन और ग्राउंड नट, ठीक है, मूंगफली एक्सेट्रा, ये सब आपके एग्जाम्पल आपके खरीफ क्रॉप के हैं। रबी क्रॉप दूसरी होती है, रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। इसका जो आपका इंडिया में बोने का सीजन होता है, ये आपका अक्टूबर के मंथ में हम इसको बो देते हैं। रबी क्रॉप को हम अक्टूबर के मंथ में बो देते हैं, और मार्च आते आते हम इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, लगभग वही होली के टाइम पर हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसका जो आपका एग्जाम्पल निकल के आता है, व्हीट या गेहूँ, पोटैटो, पल्सेस यानी दालें, मस्टर्ड यानी सरसों और ग्राम यानी चने। ये आपके इस रबी या विंटर क्रॉप के कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक आपकी आती है पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप ये होती है, पेरेनियल क्रॉप ये ऐसी क्रॉप होती है जो थ्रू आउट ये जो पूरे साल भर आपकी ग्रो करती है, ठीक है। जैसे लगा आपका शुगर केन गन्ना हो गया, गन्ना लगभग आपका जो फील्ड में 8 से 9 मंथ तक आपको गन्ना खेत में लगा ही होता है, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, ये आपके पूरे साल भर ग्रो करते हैं। तो पेरेनियल क्रॉप के अंतर्गत वो ऐसी क्रॉप आती हैं जो पूरे साल भर ग्रो करती हैं, लाइक शुगर केन और कॉटन, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर राइस, डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर राइस, राइस की खेती के लिए हम रूट जोन की कितनी डेप्थ लेके चलते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर हम डेप्थ लेके चलते हैं। राइस की जो आपकी क्रॉप होती है उसकी जो रूट जोन की डेप्थ होती है 90 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम। अब इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। इस स्लाइड से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, ठीक है। तो पलेव इरिगेशन क्या होता है, क्रॉप पीरियड बड़ा होता है कि बेस पीरियड बड़ा होता है। तो इस स्लाइड से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इस स्लाइड को काफी ध्यान से सुनिएगा। मैं भी आपको काफी सही से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज ये आपकी पूरी आपकी जैसे मान लो आपने ये आपकी पूरी फील्ड है, ठीक है। फील्ड ये आपकी स्टार्टिंग फेज टू लास्ट फेज होता है। अब स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जब हम कोई फसल लगाना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, और लैंड की प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ लैंड प्लस टिलेज, मतलब लैंड को तैयार करते हैं और उसको हम उसकी जुताई करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड प्लस टिलेज, हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं उसके बाद फर्स्ट वाटरिंग करते हैं। फर्स्ट वाटरिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो अगर हमारी लैंड काफ़ी ज़्यादा सूखी हुई है, ठीक है, लैंड लैंड हमारी काफ़ी ड्राई ड्राई मात्रा में है, बहुत ज़्यादा उसका पानी नमी उसका जो स्ट्रक्चरल वाटर भी खत्म हो चुका है, आपके फील्ड में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो इस केस में क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत वाटरिंग करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत हमारे फील्ड में मॉइस्चर बना रहे, अगर हम उसमें बीज डालते हैं तो बीज हमारा तुरंत उसमें सूख ना जाए। तो उस जो फर्स्ट वाटरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पलेव इरिगेशन, जैसे आप लोग बोलते हैं गाँव में पल्यावा कर दिया, ठीक है। तो पलेव इरिगेशन वही उसी को पलेव इरिगेशन बोलते हैं, फील्ड को प्रिपेयर करना हमारा पलेव इरिगेशन कहलाता है। फर्स्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट वाटरिंग को ही हम पलेव इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चलो हमने कुछ धान की खेती लगाना, ठीक है, हमने उसमें बीज डाल दिया, ठीक है, अपने फील्ड में हम बीज बो दिए हैं। अब जब हम बीज बोते हैं उसके बाद जब आपकी जो फसल फ्यू सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाती है, बीज बोने से लेकर के फसल के फ्यू कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो करने के पीरियड को हम बोलते हैं कोर पीरियड, ठीक है। जब फसल आपकी फ्यू सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाती है तो उस टाइम पे जब वाटरिंग देते हैं उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक है। अब जब कोर वाटरिंग के टाइम पर हम जो वाटरिंग देते हैं जितने डेप्थ तक हम उसको पानी को फिल करते हैं फील्ड में, उसको हम बोल देते हैं कोर डेप्थ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। जब हमने बीज बोया, बीज बोने से लेकर के फसल अगर कुछ सेंटीमीटर तक जब जम जाती है तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कोर पीरियड। और जब फसल कुछ सेंटीमीटर तक आपकी उगाती है, जम जाती है, उस टाइम पे जो वाटरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। और जितने डेप्थ तक हम वाटरिंग करते हैं उसको बोलते हैं कोर डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको तीन टर्म मैंने क्लियर कर दिया, कोर पीरियड क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए अब एक आपका जो कॉन्सेप्ट आता है कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, ठीक है। क्रॉप पीरियड आपका होता है कि जब हमने बीज अपनी फसल में बोया, ठीक है, जब हमने फील्ड में अपने फसल को बोते हैं स्टार्टिंग से लेकर के, तो जब हमने अपने फील्ड में बीज की बुआई की, वहाँ से लेकर के जब हमारी हार्वेस्टिंग टाइम तक के बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। ये आपका टाइम इंटरवल होता है, देखो मैं बता देता हूँ कि क्रॉप पीरियड आपका टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को बोने से लेकर के क्रॉप की कटाई तक के बीच का टाइम पीरियड आपका क्रॉप पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड आपका होता है फर्स्ट वाटरिंग से टू लास्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग हमने जो किया था पलेव इरिगेशन के टाइम पर, और जो लास्ट वाटरिंग करते हैं हार्वेस्टिंग के लगभग 10 से 15 दिन पहले, इसके बीच का टाइम पीरियड आपका बेस पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर रखा है कि क्रॉप पीरियड आपका होता है टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। बेस पीरियड आपका क्या कहलाता है, टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग के बीच का जो आपका टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। पलेव इरिगेशन क्या कहलाता है, पलेव इरिगेशन आपका होता है कि बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप एट सफिशिएंट वाटर फॉर लैंड प्रिपरेशन, लैंड को प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ अमाउंट में हम पानी पहले से ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पलेव इरिगेशन। एक आपको मैंने बताया कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग आपको होता है कि एक फर्स्ट वाटरिंग होती है आफ्टर क्रॉप हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर, क्रॉप के कुछ सेंटीमीटर तक ग्रो होने के बाद हम जो पहली वाटरिंग करते हैं हम उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक। चलिए अगला आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया कोर डेप्थ। कोर डेप्थ आपका होता है डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग द कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग के टाइम पर हम कितने डेप्थ तक पानी अप्लाई करते हैं वो आपका कोर डेप्थ कहलाता है, ठीक। चलो आगे। अब इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टेबल से। क्या क्वेश्चन पूछते हैं इससे बता रहा हूँ आपको।
ये टेबल आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइस, अगर आपकी राइस की खेती है उसमें कोर डेप्थ कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर। राइस की फसल के केस में आपकी जो कोर डेप्थ होती है 19 सेंटीमीटर होती है। और कोर पीरियड आपका 2 से 4 हफ्ते होता है। 2 से 4 हफ्ते क्या होता है कोर पीरियड। अगर वहीं पे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के केस में आपकी जो कोर डेप्थ आपकी होती है 13.5 सेंटीमीटर कोर डेप्थ होती है। और कोर पीरियड आपका 3 से 8 वीक कोर पीरियड होता है। तो इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा है स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपको निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी और डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम समझेंगे ड्यूटी क्या है, व्हाट इज ड्यूटी। ड्यूटी क्या है। ड्यूटी आपको होता है एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स व्हिच कैन बी इरिगेटेड, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स व्हिच कैन बी इरिगेटेड फॉर growing any crop if 1 cubic of water is continuously applied to the field for entire base period। आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ इजी भाषा में कि फील्ड का आपका या फिर लैंड या फील्ड का वह एरिया जिसमें हम 1 क्यूबिक का वाटर अगर हम कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द बेस पीरियड अप्लाई करते हैं, 1 क्यूबिक ऑफ वाटर, कितना आपका लैंड आपका इरीगेट होगा हेक्टेयर्स में, वो आपको ड्यूटी कहलाता है। एक से बोल रखा है कि एरिया ऑफ लैंड विच कैन बी इरीगेटेड फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप इफ 1 क्यूबिक ऑफ वाटर इज कॉन्टिन्यूसली अप्लाई टू द फील्ड फॉर इंटायर बेस पीरियड, ठीक है। ये आपका ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला बन के आता है, ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। एरिया को हेक्टेयर से पुट करेंगे, डिस्चार्ज को क्यूबिक में पुट करेंगे, तो आपकी ड्यूटी की जो यूनिट आपकी होती है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक होती है। तो ड्यूटी आपकी हेक्टेयर पर क्यूबिक में निकल के आ जाएगी। आप इस ड्यूटी की यूनिट को याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्यूटी। उसकी यूनिट आपकी होती है हेक्टेयर पर क्यूबिक। ओके, चलो। डेल्टा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आप निकल के आता है डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा। डेल्टा आपको होता है कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर इरीगेटेड लैंड एट डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट द बेस पीरियड। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर इरीगेटेड लैंड, ऐसी लैंड जिसको हम इरीगेट करना चाहते हैं, जिसको हम सिंचाई करना चाहते हैं, तो उस दौरान जो थ्रू आउट द बेस पीरियड के दौरान हमने कितनी वाटर की टोटल डेप्थ हमने अप्लाई की, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर में कितना अप्लाई किया, वह डेल्टा कहलाता है, ठीक है। वही आपका डेल्टा कहलाता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर इरीगेटेड लैंड एट डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट द बेस पीरियड, ठीक। आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिख के पहले से दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेई गुरु हिंदी, क्या चैनल का नाम है टेलीग्राम का, जेई गुरु हिंदी, तो आप ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम में पीडीएफ को अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से आपको हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली डेली बेसिस पे, ठीक है। चलिए, अब इस ड्यूटी और डेल्टा के कॉन्सेप्ट से एक आपको फॉर्मूला निकल के आता है, उससे आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अगर हमको डेल्टा अगर हम सेंटीमीटर में निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका होता है 864 इंटू का बेस पीरियड अपॉन का ड्यूटी। ड्यूटी को हम हेक्टेयर पर क्यूबिक में पुट करेंगे, और जो बेस पीरियड आपका होता है बीपी इज द बेस पीरियड इन डेज, बेस पीरियड को हम डेज में अपना पुट अप करेंगे, ठीक है। अगर हम वही ड्यूटी और मीटर में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 8.64 इंटू का बेस पीरियड अपॉन का ड्यूटी, ठीक है। इन फॉर्मूलों ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको इनको कंठस्थ रूप से आपको याद होने चाहिए। इससे आपका एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार आपका एसएससी जेईई में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ फॉर्मूला दिया, मतलब बेस प्लेट की आपकी वैल्यू दे देगा, या तो ड्यूटी या तो डेल्टा दे देगा, सीधे आपको या तो ड्यूटी निकलवा लेगा तो डेल्टा निकलवा लेगा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला आपको कंटेक्ट होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू का बेस पीरियड अपॉन का डी। इनमें से कोई आप एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दूसरे को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये दोनों याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसान होगा एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपकी स्पीड आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर किया वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। अभी कुछ इसका अभी टॉपिक और बचेंगे, इसको हम आपके कल वाले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम कल क्लास करने आएंगे तो हम ड्यूटी और डेल्टा के कुछ आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके एसएससी जी में आए हुए हैं। उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट्स को आगे खत्म करेंगे, ठीक है। कल आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेई गुरु हिंदी को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और हम वहाँ पे डेली बेसिस में कुछ भी करवाता हूँ, जहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। चलिए हम आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग रिवाइज करके आइएगा। चलिए, धन्यवाद।